आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की भौगोलिक संरचना से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, जैसे हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। इंडियन प्लेट का स्थानांतरण उत्तर दिशा में हुआ। इंडियन प्लेट तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जुड़े हुए थे। डी है, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के चक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। इसमें हमारा डी ऑप्शन नहीं सही है। डी ऑप्शन नहीं सही है। बाकी हमारा करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी, ये भी सही है। इंडियन प्लेट का स्थानांतरण उत्तर दिशा में हुआ, ये भी सही है। इंडियन प्लेट तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जुड़े हुए थे, ये भी सही है। जबकि डी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इंडियन प्लेट एवं अंगारा लैंड के मध्य टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इससे नवीनतम वलित फ्लूट पर्वत कहा जाता है। यानी फिर से इसको समझिए, क्योंकि इंडियन प्लेट एवं अंगारा लैंड का मध्य टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसे नवीनतम वलित पर्वत कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम निम्नलिखित में से किस क्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में नहीं है? पहला, पृथ्वी का अंतर्जनित बल। दूसरा, ज्वालामुखी निक्षेप। तीसरा, पृथ्वी का बहिर्जनित बल। चौथा, प्लेट विवर्तन की क्रिया। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा, केवल दो, ज्वालामुखी निक्षेप। पृथ्वी का जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व उसकी क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम ज्वालामुखी निक्षेप के परिणामस्वरूप अस्तित्व में नहीं आए। ये मुख्यतः पृथ्वी के अंतर्जनित व बहिर्जनित बल, प्लेट विवर्तन की क्रिया एवं भ्रंशन गतिविधियों के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है? भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीनतम स्थलाकृतियाँ हैं। उत्तरी मैदान का निर्माण लावा निक्षेपों से हुआ है। इसमें हमारा तीसरा नहीं सही है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा केवल थर्ड गलत है। बाकी भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, ये सही है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीनतम स्थलाकृतियाँ हैं, हमारा ये भी सही है। इसमें पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन, उत्तरी मैदान का निर्माण लावा निक्षेपों से नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तरी मैदान का जो निर्माण है वो जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है, न कि लावा निक्षेपों से। बाकी और कथन हमारी सही है। जलोढ़ निक्षेपों से हुआ, उत्तरी मैदान का निर्माण किससे हुआ है? जलोढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाएं। तो पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर के क्रम में, तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है पीर। कौन सा आता है? पीर। पीर के बाद आता है जास्कर। जास्कर के बाद आता है लद्दाख, और लद्दाख के बाद आता है काराकोरम। तो इसको जब दक्षिण से उत्तर पूछेगा, दक्षिण से उत्तर, तो पहले पीर आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख श्रेणी आएगा, फिर कल आएगा। लेकिन जब उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो पहले काराकोरम आएगा, फिर जो है लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, उत्तर से दक्षिण में कल, जा, पीर, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर और पीर से पीर पंजाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं? बृहद हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, शिवालिक श्रृंखला या महादेव पहाड़ियाँ। जो हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है उसमें बृहद हिमालय, पूर्वांचल पहाड़ियाँ और शिवालिक श्रृंखला पाई जाती है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है।
हमारा अगला क्वेश्चन, महादेव जो ये चौथा महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी मध्य भारत के सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें वर्तमान समय में बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की क्रियाएं संचालित हैं। इनमें गाज, वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात इसकी युवावस्था के द्योतक है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये तरुण, दुर्बल और लचीली हैं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन यानी इससे पूछा गया है कौन सा असत्य है, तो सी ऑप्शन। बाकी इसमें वर्तमान समय बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की क्रियाएं संचालित हैं, ये सही है। इनमें गार्ज, वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात इसकी युवावस्था के द्योतक है, ये भी सही है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से तरुण, दुर्बल और लचीली, हमारा ये भी सही है। क्योंकि जो हमारा सी ऑप्शन है, हिमालय की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार की कोई भूमिका नहीं है इसमें, बल्कि इसका निर्माण अवसादों पर पड़ने वाले वलन के कारण हुआ है। जो हिमालय का निर्माण है वो अवसादों पर पड़ने वाले वलन के कारण हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन से सत्य हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से सिंध से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग को हिमाचल कहा जाता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, यानी केवल पहला और दूसरा सही है। कौन सा? पहला और दूसरा। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक है और हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो चौड़ाई है पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम है। जबकि हमारा जो तीसरा कथन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग को महान हिमालय कहा जाता है। सबसे उत्तरी भाग जो है उसे महान हिमालय, हिमाचल नहीं कहा जाता है, महान हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के पश्चात हिमालय पर्वत श्रेणी के इसी भाग का निर्माण हुआ है। हमारा यानी इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, शिवालिक लघु, महान, लघु महान शिवालिक, शिवालिक महान या लघु। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन सही है। पहले शिवालिक है, पहले शिवालिक फिर लघु हिमालय, दक्षिण से उत्तर की ओर पहले शिवालिक फिर लघु फिर महान, और कभी उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो महान, लघु फिर शिवालिक श्रेणियाँ हैं, यानी हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है। हिमालय की ये श्रेणी उत्तर से दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है, दक्षिण से उत्तर की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महान या बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस हिमालय की औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। इस श्रृंखला में हिमानियों की संख्या अधिक है। इस श्रृंखला की प्रकृति असंयमित है। इसमें हमारा ए ऑप्शन गलत है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 4000 मीटर नहीं है, बल्कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और महान हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट पर्वत इसी पर्वतमाला का जो है भाग है। बाकी हमारा बी ऑप्शन हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना, ये भी सही है। इस श्रृंखला में हिमानियों की संख्या अधिक है, हमारा ये भी सही है। इस श्रृंखला की प्रकृति असीमित है, हमारा ये भी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। कंचनजंगा की लंबाई ऊंचाई कितनी है, धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है, नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है और नामचा बरवा की ऊंचाई कितनी है? तो जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। कितना है? 8598 मीटर है। और धौलागिरी, तो धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो 8172 मीटर है और नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 किलोमीटर है और नामचा बरवा की जो ऊंचाई है वो 7756 किलोमीटर है। इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598, धौलागिरी की 8172, नंगा पर्वत की 8126 और नामचा बरवा की 7756 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए।
और इसमें कौन से असत्य हैं ये बताना है। इनका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इस श्रृंखला की औसत चौड़ाई 150 किलोमीटर है। इसी श्रृंखला में विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं। तो इसमें हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। इनका निर्माण जो है मध्य हिमालय का जो निर्माण है वो संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ, ये हमारा सही है। इसी श्रृंखला में विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, हमारा ये भी सही है। लेकिन हमारा जो बी ऑप्शन है यही गलत है। इस श्रृंखला की औसत चौड़ाई 150 किलोमीटर है, तो हमारा बी ऑप्शन ही सही भी है। तो केवल दूसरा गलत है, जबकि इसकी 150 किलोमीटर इसकी ऊंचाई नहीं है। इसकी जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर है। कितना है? 80 किलोमीटर है। इस श्रृंखला की जो मध्य हिमालय की जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसमें इसकी जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं पीर पंजाल, धौलावीरी, महाभारत, मसूरी आदि जो है इसी मध्य हिमालय की ही श्रेणियां हैं। मध्य हिमालय की ही श्रेणियां। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन असत्य है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हिमाद्री कहा जाता है। शिवालिक श्रृंखला की औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर के बीच है। शिवालिक श्रृंखला में स्थित घाटियां बजरी तथा जलोढ़ के अवसाद से बनी हैं। शिवालिक में दून घाटियां स्थित हैं। तो इसमें हमारा असत्य पूछा गया, तो हमारा इसमें ए ऑप्शन ही गलत है। बाकी हिमालय श्रृंखला की औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर के बीच है, ये हमारा सही है। शिवालिक श्रृंखला में स्थित घाटियां बजरी तथा जलोढ़ अवसाद से बनी, ये भी सही है। शिवालिक में दून घाटियां स्थित हैं, हमारा ये भी सही है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है हमारा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। सबसे बाहरी जो श्रृंखला है उसे हिमाद्री नहीं, उसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। शिवालिक श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है वो 1000 से 2000 मीटर के बीच है। इस श्रृंखला में स्थित घाटियां जो हैं वो बजरी तथा जलोढ़ के अवसादों से बनी हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पंजाब हिमालय कहाँ पाया जाता है? पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलुज नदी के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलुज तथा काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता के मध्य। असम हिमालय तीस्ता एवं बिहार नदी के मध्य, यानी हमारा ए ऑप्शन सही। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलुज नदी के मध्य, कुमायूं हिमालय सतलुज तथा काली नदी के मध्य, नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदी के मध्य, असम हिमालय तीस्ता एवं बिहार नदी के मध्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है? तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना या तेज हवा। तो इसमें हमारा कौन सा पूछा है? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव तथा मिट्टी का अनुपजाऊ होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन से कथन सही हैं पूछ रहा है। उत्तर पश्चिमी हिमालय में हिम नदियां बालटोरुद और सियाचिन स्थित है। काराकोरम श्रेणी उत्तर पश्चिमी हिमालय का भाग है। संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 इसी श्रेणी में स्थित है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें तीनों ही सही हैं। उत्तरी पश्चिमी हिमालय में हिम नदियां बाल्टोरो और सियाचिन स्थित हैं। काराकोरम श्रेणी उत्तरी पश्चिमी हिमालय का भाग है, हमारा ये भी सही है। संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 इसी श्रेणी में स्थित है, यानी हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए सूची को मिलान करना है। पर्वत श्रेणी है और उनसे संबंधित दर्रे हैं। तो खारदुंगला दर्रा है ये लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है, और फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी में पाया जाता है, और बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल में पाया जाता है। जोजिला दर्रा बृहद हिमालय में पाया जाता है। खारदुंगला पर्वत श्रेणी लद्दाख श्रेणी में है, और फोटुला जास्कर श्रेणी में है। बनिहाल पीर पंजाल में है। जोजिला बृहद हिमालय है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है और इसमें दिए गए में कौन सा सही है कौन गलत है ये छांटना है। हिमाचल हिमालय के सुदूर उत्तरी भाग में लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। शिवालिक श्रेणी हिमाचल हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में पर्वतीय नगरों की बहुतायत है। तो इसमें केवल हमारा पहला नहीं सही है, बाकी सारे सही हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है, ये हमारा सही है। इस क्षेत्र में पर्वतीय नगरों की बहुतावत है, ये भी हमारा सही है। लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन है, क्योंकि शिवालिक श्रेणी जो है
जो शिवालिक श्रेणी हिमाचल हिमालय के उत्तरी नहीं अपितु दक्षिणी भाग में स्थित है। उत्तरी नहीं अपितु दक्षिणी भाग में स्थित, जबकि पहला और हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? हिमाचल हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है यही असत्य है, सी ऑप्शन। बाकी पहला हिमाचल हिमालय के महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है, ये सही है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं, ये भी सही है। और फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हमारा ये भी सही है। लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहा जाता है, इस क्षेत्र में ऊंचाई पर स्थित घास की मैदानी भाग को दुआर नहीं बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल, बुग्याल कहा जाता है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? इसके पश्चिम में भूटान हिमालय और पूर्व में नेपाल हिमालय है। यहाँ पर तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र के पर्वतों में भोटिया जनजाति निवास करती है। तो हमारा इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वही गलत है, पहला और तीसरा। ये बाकी यहाँ पर तीस्ता नदी हिमालय दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय में जो है यहाँ पर तीस्ता नदी प्रवाहित होती है, ये हमारा सही है। लेकिन जो है पश्चिम में भूटान हिमालय नहीं है, पश्चिम में नेपाल हिमालय एवं पूर्व में भूटान हिमालय है। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय में जो दिया गया है पहला ऑप्शन जो है, तो पश्चिम में नेपाल हिमालय एवं पूर्व में भूटान हिमालय है। पूर्व में भूटान है और पश्चिम में जो है नेपाल हिमालय है। पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। और यहाँ पे जो मिश्रित भोटिया जनजाति नहीं, यहाँ पे मिश्रित जनसंख्या, इसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन से कथन सही हैं? यह पूर्व में डिफू दर्रे अरुणाचल हिमालय के संदर्भ में दिया गया है। यह पूर्व में डिफू दर्रे से लेकर पश्चिम में नेपाल हिमालय तक विस्तारित है। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ कांगलू और नामचा बरवा हैं। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस क्षेत्र में गहरी गार्ज का निर्माण किया जाता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी इस क्षेत्र की प्रमुख जो है अरुणाचल हिमाचल है, इसमें अरुणाचल हिमालय है, इस क्षेत्र में प्रमुख चोटियाँ कांगलू और नामचा बरवा है। और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस क्षेत्र में गहरी गार्ज का निर्माण किया था। कहाँ पे? अरुणाचल हिमालय में। लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन है यह नहीं सही है, क्योंकि अरुणाचल हिमालय के पूर्व में दर्रे से होकर पश्चिम में भूटान हिमालय तक विस्तृत है। अरुणाचल हिमालय जो है पूर्व में दर्रे से होकर पश्चिम में भूटान हिमालय तक विस्तृत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी हम इसमें हमारा सी ऑप्शन सही था। कौन सा ऑप्शन सही था? सी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल हिमालय में पाई जाने वाली पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें मिसमी पूर्व से पश्चिम में जो है, पूर्व से पश्चिम में हो सकता है, पूर्व से पश्चिम में मिसमी, अबोर, मिरी और डाफला, यानी हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। अरुणाचल हिमालय में जो पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है मिसमी, अबोर, मिरी और डाफला है। ये सबसे नवीनतम पहाड़ियाँ जो है मानी जाती हैं, नवीनतम पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। इन्हें शिवालिक श्रेणी का जो है हिस्सा माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल हिमालय में पाई जाने वाली पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? पटकाई बूम, मणिपुर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ या मिजो पहाड़ियाँ? या पटकाई बूम या नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ या मिजो पहाड़ियाँ? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन सही है। उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो।
हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व में अवस्थित मोलेसिस बेसिन नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो जो मोलेसिस बेसिन है, इसे मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। बराक नदी जो है, बराक नदी मिजोरम की जो है प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। बराक नदी कहाँ प्रवाहित होती है? मिजोरम में प्रवाहित होती है। और मोलेसिस बेसिन नाम किसका है? मिजोरम का। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व पहाड़ियों के संदर्भ में कौन से कथन असत्य? इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से पूर्व हो जाती है। मीठे पानी की झील लोकटक मिजोरम में अवस्थित है। मणिपुर और मिजोरम की महत्वपूर्ण नदी बराक नदी है। तो हमारा इसमें असत्य पूछा है, तो हमारा इसमें ए ऑप्शन यानी पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से पूर्व हो जाती है, ये भी गलत है। मीठे पानी की झील लोकटक मिजोरम में, ये भी हमारा गलत। जबकि मणिपुर और मिजोरम की जो महत्वपूर्ण नदी है बराक, ये हमारा सही ऑप्शन है। लेकिन हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। पहाड़ियों की जो दिशा है वो उत्तर से उत्तर पूर्व नहीं है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस भाग की पहाड़ियों की दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। और जो मीठे पानी की लोकटक झील है, ये मिजोरम में नहीं बल्कि कहाँ है? मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको विवरण दिया गया है और इसके बारे में पूछा गया है। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में टीपू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व तक है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियां कांगतू तथा नामचा बरवा है। यह पर्वतीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई नदियों द्वारा विक्षेपित होते हैं। इस क्षेत्र में जनजातियां निवास करती हैं जो स्थानांतरित कृषि पर आधारित है। इसमें कौन सा, ये किसके बारे में, किस हिमालय के बारे में है? सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। ये अरुणाचल हिमालय के बारे में है ये सब चीज़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, शिखर है और किससे संबंधित पर्वत है। तो हमारा पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। नामचा बरवा क्या गढ़वाल हिमालय से है? नंदा देवी क्या कुमायूं हिमालय से है? नोकरेक क्या सिक्किम हिमालय से? तो नहीं, इसमें हमारा पहला ऑप्शन भी गलत है और हमारा तीसरा ऑप्शन भी, जबकि नंदा देवी जो है ये कुमायूं हिमालय का ही भाग है। तो क्योंकि नामचा बरवा जो है, ये नामचा बरवा तिब्बत हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तिब्बत। ये तिब्बत हिमालय के अंतर्गत आता है। और जो नोकरेक है, नोकरेक जो है गारो पहाड़ियों का भाग है। ये किसके है? गारो। नोकरेक गारो पहाड़ियों का भाग है। जबकि नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय का एक भाग है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेट या बृहद हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी मैदान का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। इसका विस्तार 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस मैदान का निर्माण गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से हुआ है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है, इसमें हमारा केवल केवल पहला ऑप्शन सही है। क्या? उत्तरी मैदान का निर्माण जो है वो जलोढ़ मृदा से हुआ है। लेकिन जो हमारा दूसरा तीसरा ऑप्शन है, इस मैदानी के भाग का कुल क्षेत्रफल 10 लाख नहीं है, कितना है? 7 लाख है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान के निर्माण में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों का विशेष योगदान है। और इसमें गोदावरी नदी की कोई भूमिका नहीं है। और गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, उत्तरी मैदान के संदर्भ में है। उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान के बागड़ क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। इसमें हमारा तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही सत्य हैं।
उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना, ये भी सही है। उत्तरी मैदान के बागड़ क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, हमारा ये भी सही है। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है, हमारा ये भी सही है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तरी मैदान का सबसे हाँ, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग के मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो सतलुज और गंडक नदियों के मध्य है। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार मुख्यतः असम में है। तो इसमें हमारा पहला सत्य पूछा गया है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग के मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं और ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो विस्तार है वो मुख्यतः कहाँ पे है? असम में ही है। और गंगा के मैदानी भागों का जो विस्तार है वो सतलुज से ब्रह्मपुत्र के मध्य है, इसलिए इसे सतलुज गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। गंगा को मतलब सतलुज और किसके मध्य है? ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। गंगा का विस्तार किसके मध्य है? सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारा सही ऑप्शन है जो है सी ऑप्शन सही है। पहला और तीसरा सही था, पहला और तीसरा। बाकी ये सतलुज में कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। भाबर मैदान, जलोढ़ मैदान या तराई मैदान। तो इसमें पहला कौन सा है? भाबर मैदान है। भाबर मैदान के बाद आता है हमारा तराई मैदान, और तराई मैदान के बाद आता है कौन सा? जलोढ़ मैदान, यानी हमारा सी ऑप्शन देखिए, पहला, तीसरा और दूसरा। भाबर, तराई, फिर जलोढ़। उत्तर भारत मैदान उत्तर से दक्षिण क्रम यही है, भाबर, तराई और फिर जलोढ़ मैदान। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाबर मैदान के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? यह शिवालिक गिरिपाद में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। यहाँ पर नदियों द्वारा भारी मात्रा में बड़े सैल व घोलास जमा कर दिए जाते हैं। यहाँ पर सभी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो ये हमारे तीनों ही सही हैं। भाबर मैदान जो है यह शिवालिक गिरिपाद से 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला, ये सही है। यहाँ पर नदियों द्वारा भारी मात्रा में बड़े सैल व घोलास जमा कर दिए जाते हैं, हमारा ये भी सही है। यहाँ पर सभी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, हमारा ये भी सही है, यानी हमारे ये डी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराई प्रदेश में प्राकृतिक इसमें से कौन से कथन असत्य हैं? तराई प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पतियों का अभाव होता है। पुराने निक्षेप के जमाव को खादर कहा जाता है। पुराने निक्षेप की मृदा में चूने का जमाव पाया जाता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा सही है। तराई प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पतियों का अभाव होता है और पुराने निक्षेप के जमाव को खादर कहा जाता है। तो हमारा बाकी जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि पुराने निक्षेप की मृदा में चूने का जमाव, पुराने निक्षेप की असत्य, मतलब इसमें असत्य पूछा है, तो पहला और दूसरा जो है असत्य हैं, जबकि तीसरा हमारा सही है। पुराने निक्षेप जो है नहीं, सॉरी, इसमें जो है 32 नंबर में पूछा गया, निम्न में से कौन सा असत्य और असत्य में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। कौन सा कथन असत्य है? तराई प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पतियों का अभाव होता है। पुराने निक्षेप के जमाव को खादर कहा जाता है और पुराने निक्षेप की मृदा में चूने का जमाव पाया जाता है। इसमें जो पहला और दूसरा ऑप्शन है ये असत्य है, जबकि हमारा तीसरा ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो इसमें असत्य पूछा है तो हमारा बी ऑप्शन है, लेकिन पुराने निक्षेप की मृदा में चूने का जमाव पाया जाता है। लेकिन जो हमारा पहला है, तराई प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पतियों का अभाव नहीं, बल्कि तराई प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पतियों की बहुलता पाई जाती है, अभाव नहीं बहुलता पाई जाती है। और पुराने निक्षेप का जो जमाव है उसे हम खादर नहीं, उसे हम जो है बांगर कहा जाता है। खादर नहीं, क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, बांगर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विचार करें और इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पूछ रहा है, यह पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह एक प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर है। तो इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही है। कौन सा सही है? पहला और दूसरा। यह पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह एक प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है।
जबकि हमारा तीसरा ऑप्शन इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर नहीं है, ये गलत है। जबकि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत पठार है उनकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर तक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी इसमें कौन सा सत्य, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही था। कौन सा सही था? ए ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में दिया गया है और इसको सुमेलित करना है। तो कौन से युग में सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो इसमें हमारा उत्तर पश्चिम विस्तार दिल्ली कटक तक ये हमारा सही है। पूर्वी विस्तार ये मेघालय पठार तक हमारा ये भी सही है। दक्षिणी विस्तार में इलायची पहाड़ियाँ हमारा ये भी सही है। लेकिन जो चौथा पश्चिमी विस्तार है, पश्चिमी विस्तार कार्डमम पहाड़ियाँ नहीं है। पश्चिमी विस्तार जो है ये पश्चिमी घाट तक है। कहाँ तक है? पश्चिमी घाट तक है। पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है? पश्चिमी घाट तक है। उत्तर पश्चिम विस्तार दिल्ली कटक तक है। पूर्वी विस्तार मेघालय पठार तक है। दक्षिणी विस्तार इलायची पहाड़ियाँ हैं और पश्चिमी विस्तार पश्चिमी घाट तक है। पश्चिमी घाट तक है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा जो है पश्चिमी घाट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार के संबंध में कौन से कथन जो है सत्य हैं? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमारा केवल पहला सही है। कौन सा सही है? पहला। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। जबकि हमारा जो दूसरा तीसरा ऑप्शन है वो असत्य है, क्योंकि मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों का जो है निक्षेप पाए जाते हैं। इसमें दिया है नहीं मिलते हैं। तो मेघालय के जो पठार हैं वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। और इसमें पूछ रहा है, मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है या वनस्पति लगभग नहीं के ही बराबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, इसमें जो है हमारा सी ऑप्शन सही है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। पहला और तीसरा सही है। मेघालय के पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों का निक्षेप नहीं मिलते, नहीं, वहाँ मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों का निक्षेप जो है मिलता है। सत्य और असत्य में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किन किन पठारों के सम्मेलन से हुआ है? मालवा पठार, हजारीबाग पठार, पलामू पठार, कर्नाटक पठार या दक्कन का पठार? तो ये हम इसमें जो है हमारा डी ऑप्शन सही है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वो मालवा के पठार से, हजारीबाग के पठार से, पलामू के पठार से, कर्नाटक के पठार से, दक्कन के पठार से मिलकर हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन से कथन सही हैं। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई थी। मालवा का पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। मालवा का जो पठार है वो काली मिट्टी से आवृत है। लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना नहीं की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं। प्रायद्वीपीय पठार में निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें ये हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। प्रायद्वीपीय जो पठार का निर्माण है वो गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। हमारा ये भी सही है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के संबंध में बताइए ये कथन सही है गलत है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है जो उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दक्कन पठार के पूर्व में पश्चिमी घाट स्थित है। इसके उत्तर में सतपुड़ा व मैकाल पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इसमें हमारा केवल तीसरा ऑप्शन ही सही है।
तीसरा ऑप्शन ही सही है। इसके यानी डी ऑप्शन, इसके उत्तर में सतपुड़ा व मैकाल पहाड़ियाँ स्थित हैं। लेकिन पहला और दूसरा हमारा सही नहीं, क्योंकि दक्कन के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 1500 मीटर नहीं है, वो 600 मीटर है। और पश्चिमी घाट दक्कन पठार के दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर। पश्चिमी घाट दक्कन पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है, इसे पश्चिमी कगार भी कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में स्थित पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 1500 मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन नहीं सही है, ये हमारा ए ऑप्शन नहीं सही है। बाकी पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, ये भी सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, हमारा ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, हमारा ये भी सही है। लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन है वो नहीं सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। इनकी औसतन जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य उनसे संबंधित पहाड़ियाँ हैं, मिलान करना है। तो जो महाराष्ट्र की पहाड़ी है, महाराष्ट्र की पहाड़ी सह्याद्री में है। महाराष्ट्र में राज्य सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में। और तमिलनाडु की जो पहाड़ियाँ हैं वो नीलगिरी में पाई जाती हैं। और केरल में कार्डोम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो हमारा 312 यानी हमारा सी ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, या नीलगिरी पहाड़ियाँ, या सेवराय की पहाड़ियाँ? तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई 2633 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जवादी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन ही गलत है, बी ऑप्शन गलत है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी सही है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ये भी हमारा सही है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावादी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, हमारा ये भी सही है। लेकिन हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है। अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वो 700 से 1000 मीटर के मध्य, कितना है? 700 से 1000 के मध्य है, 700 से 1000 के मध्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य उच्च भूभाग के संदर्भ में है, इसमें कौन से कथन सत्य हैं पूछ रहा है। तो इसकी पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पूर्व दिशा में कम होती जाती है। इस क्षेत्र में अवशिष्ट पर्वतों की श्रृंखला स्थित है। इसमें सत्य कथन पूछा है, तो इसमें हमारा पहला और तीसरा जो है सही है। इसकी पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत श्रृंखला है, मध्य उच्च भूभाग, ये भी सही है। और इस क्षेत्र में अवशिष्ट पर्वतों की श्रृंखला स्थित है, हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही है। लेकिन हमारा दूसरा, इसमें इसकी ऊंचाई दक्षिण पूर्व दिशा में कम होती जाती है, ये असत्य है। जबकि इसकी जो ऊंचाई है उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, दक्षिण पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई जो है उत्तर पूर्व दिशा में कम होती जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य उच्च भूभाग के संदर्भ में सही है? मध्य उच्च भूभाग मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में संकीर्ण और पूर्व में चौड़ी है। इस पठार के पूर्वी और विस्तार को स्थानीय रूप से बघेलखंड एवं बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है। मध्य उच्च भूभाग मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, हमारा ये सही है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बघेलखंड एवं बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, हमारा ये भी सही है। लेकिन हमारा दूसरा ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि मध्य उच्च भूमि पश्चिम में अधिक चौड़ी हो, पूर्वी भाग में संकीर्ण है। पश्चिम में जो है क्या है?
चौड़ी है और पूर्व में संकीर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कुछ दर्रे हैं, उनको हमें संबंधित राज्यों से मिलान करने हैं। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है इसमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो इसमें हमारा जो है महाराष्ट्र में थालघाट, मध्य प्रदेश भोरघाट, केरल पालघाट, कर्नाटक सिरकोट्टा दौरा। तो हमारा इसमें मध्य प्रदेश भोरघाट ये गलत सही सुमेलित नहीं है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। दूसरा और चौथा मध्य प्रदेश, बाकी महाराष्ट्र में थालघाट पाया जाता है और केरल में पालघाट पाया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में जो है जो भोरघाट दर्रा है ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है। जो भोरघाट दर्रा है ये महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। और जबकि जो सेनकोट्टा दर्रा है सेनकोट्टा दर्रा केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। परिवहन के दृष्टि ऐसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा है। पूर्वी घाट का विस्तार अफरत है और इसके उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। पूर्वी घाट के दक्षिणी तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है, हमारा ये सही है। और पूर्वी घाट का विस्तार अफतत है और इसकी उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, हमारा ये भी सही है। पूर्वी घाट के दक्षिणी तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, हमारा ये भी सही है। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेट्टा नहीं है, वो महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर है, जो उड़ीसा राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर उसमें से कौन से कथन सही हैं। अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। बिलगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में हैं। इसमें कौन सा कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है या तीसरा सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। इसमें हमारा जो है तीनों ऑप्शन ही सही नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं सही है, हमारा डी ऑप्शन सही है। क्योंकि जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है वो विंध्य और सह्याद्री पहाड़ियों के संगम पर नहीं, बल्कि विंध्य व सतपुड़ा श्रेणी के मिलन बिंदु पर स्थित है। यहाँ से सोन, नर्मदा एवं जोहिला नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक जो पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक पहाड़ियाँ भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित हैं। बिलगिरी रंगन की जो पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का भाग न होकर दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक में स्थित पहाड़ियाँ श्रृंखला हैं, जो तमिलनाडु के इरोड जिला के साथ सीमा पर स्थित हैं। शेषाचलम की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में विस्तारित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। विशाल मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी की वर्षा होती है और मेसोजोइक काल में यह समुद्र का हिस्सा था। यहाँ पर अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा असत्य पूछा है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन ही सही है, बी ऑप्शन असत्य है। बाकी विशाल मरुस्थल अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिमी भाग में स्थित है, ये हमारा ये सही है। मेसोजोइक काल में यह समुद्र का हिस्सा था, हमारा ये भी सही है। और यहाँ पर अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं, हमारा ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 150 मिमी से कम वर्षा होती है। यहाँ से 150 मिमी से वर्षा कम होती है, यहाँ पे अधिक दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में विचार करना है, इसमें से कौन से कथन सही हैं। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना को प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार माना जाता है। इस क्षेत्र की अधिकतम नदियाँ अल्पकालिक हैं। इस क्षेत्र में प्लाया झील पाई जाती है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है और इस क्षेत्र में अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं और इस क्षेत्र में प्लाया झील पाई जाती है, हमारा ये भी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लाया झील का जो जल है वो खारा होता है, इसी में नमक बनाया जाता है प्लाया झील में ही। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतीय मरुस्थल में कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं? प्लाया झील, छत्रक चट्टानें, पर्वत स्कंद, स्थानांतरित रेतीले टीले, नग्न चट्टान संरचना। तो इसमें पाया जाता है प्लाया झील पाई जाती है, प्लाया झील, छत्रक चट्टानें और स्थानांतरित रेतीले टीले पाए जाते हैं। भारतीय मरुस्थल में प्लाया झील, छत्रक चट्टानें और स्थानांतरित टीले, यानी 1 to 4 हमारा बी ऑप्शन इसमें सही था। अगला क्वेश्चन हमारा है, तटीय मैदान के संदर्भ में बताइए कौन से कथन सही हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार के किनारे एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तारित है। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से केरल तक है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा में कम चौड़े हैं। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है और पहला और दूसरा ही सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। यह प्रायद्वीपीय पठार के किनारे एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तारित है। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से केरल तक है, जबकि हमारा थर्ड ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर एवं दक्षिण में चौड़ा जबकि मध्य भाग में संकीर्ण है, और तथा पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसमें इस हिसाब से हमारा पहला और दूसरा ही सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में है और इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो मालाबार तट कर्नाटक और केरल के मध्य, ये हमारा सही है पहला। मालाबार तट जो है कर्नाटक और केरल के मध्य पाया जाता है। और कोकण तट गोवा से गुजरात के मध्य, कन्नड़ मैदान महाराष्ट्र से गोवा के मध्य, ये हमारा गलत है, क्योंकि कोकण तट जो है ये महाराष्ट्र के तटीय भाग के सहारे विस्तृत है। कन्नड़ तट कर्नाटक के सहारे ही जो है विस्तृत है। कर्नाटक एवं केरल के तटीय मैदान भाग को मालाबार तट कहा जाता है, जबकि पश्चिमी तट का सर्वाधिक चौड़ा भाग है, इस भाग में लैगून झीलें अधिक हैं। गुजरात तट के सहारे विस्तृत मैदान भाग को कच्छ या काठियावाड़ तट कहा जाता है। पश्चिमी तट का कोंकण तट सर्वाधिक संकीर्ण है, जबकि काठियावाड़ व मालाबार तट सर्वाधिक चौड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होने के कारण एक संकीर्ण पट्टी है, एक कथन है, और इसका कारण है यहाँ पर पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास की प्राकृतिक परिस्थितियाँ मौजूद हैं। तो हमारा ये इसमें ए ऑप्शन सही है, जो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होने के कारण अधिक संकीर्ण पट्टी हैं, ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियाँ पत्तनों एवं बंदरगाहों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। कांडला या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, मझगांव, मरमागांव, मुंबई, मंगलौर, कोचीन जैसे प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिमी तट पर ही स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं, असत्य हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़ा और उत्तर एवं दक्षिण में पतला है। यहाँ पर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कंथाल है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है केवल पहला गलत है, पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य चौड़ा है उत्तर दक्षिण, ये गलत है। बाकी यहाँ पर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान ये सही है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृतियाँ कंथाल हैं, हमारा ये भी सही है। इसमें जो हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि पश्चिमी तटीय पहला ऑप्शन गलत है। पश्चिमी तटीय मैदानी भाग मध्य भाग में अधिक संकीर्ण और उत्तर एवं दक्षिण में अधिक चौड़े हैं। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। यहाँ पर नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। पूर्वी तट के अधिक कटा फटा होने के कारण यहाँ पर पोताश्रयों का विकास अधिक हुआ है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन ही सही है, पहला और दूसरा इसमें हमारा सही है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, ये हमारा सही है। पूर्वी तट के अधिक कटा फटा होने के कारण यहाँ पर पोताश्रयों का अधिक विकास हुआ है, हमारा ये भी सही है। जबकि हमारा तीसरा ऑप्शन जो नहीं, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, ये हमारा सही है। और यहाँ पर नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, हमारा ये भी सही है। लेकिन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि पूर्वी तट अधिक कटा फटा नहीं है बल्कि उभरा हुआ एवं समान है। उभरा तट होने के कारण यहाँ प्राकृतिक पोताश्रयों का निर्माण संभव नहीं है। पूर्वी तट के अधिकतर बंदरगाह कृत्रिम प्रकार के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप के संदर्भ में। यह द्वीप केरल तट से 280 फिर 480 किलोमीटर दूर स्थित है।
पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। इस द्वीप का क्षेत्रफल 48 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1978 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। तो ऊपर में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें हमारा तीसरा और चौथा कथन ही सत्य है। इस द्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 48 वर्ग किलोमीटर है, ये हमारा सही है। असत्य है वर्ष 1978 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया, ये भी असत्य है। बाकी हमारा यह द्वीप केरल तट के 280 से 480 किलोमीटर दूरी से हमारा सही था। और पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना था, हमारा ये भी सही था। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। तीसरा चौथा इसमें असत्य है। जबकि लक्षद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। और वर्ष 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कब? वर्ष 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। और इसकी जो राजधानी है वो कवरत्ती है। कवरत्ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? लक्षद्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। प्रवाल का विकास गहरे तथा ठंडे जल में होता है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल रोधिका है। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहता है। हमारा बी ऑप्शन जो है असत्य, बाकी सही है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल रोधिका है, हमारा ये भी सही है। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहता है, हमारा ये भी सही है। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है, प्रवाल का विकास छिछले तथा उष्ण जल में होता है, गहरे में नहीं, छिछले तथा उष्ण यानी गर्म जल में होता है, क्योंकि गहराई में प्रवाल मृत हो जाते हैं तथा अधिक शीत जल प्रदेश में वे अस्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित द्वीपों के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है? पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। 9 डिग्री चैनल द्वारा पूरे द्वीप समूह को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी तीनों कथन ही हमारे सत्य हैं। पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम जो है पिटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य, परंतु इस द्वीप पर मानव नहीं रहते हैं। और 9 डिग्री चैनल संपूर्ण द्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल जो है 4.8 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप समूह के अंतर्गत कुल 26 द्वीप आते हैं। इनमें से केवल 11 द्वीपों पर मानवीय आवास है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ऐसे जीके और एग्ज़ाम वाले वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी के चैप्टर आपको अगली सीरीज़ में देखने को मिलेंगे।